ग्रीटिंग्स मोटल्स, ये है डोमिनियन ऑफ गॉड्स, जहाँ कदीम खुदा उतरे हैं ईमान का पैगाम देने नहीं बल्कि हक का बोल बाला करने। यहाँ खुदा बोलते हैं साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक और फिलॉसफी की ज़ुबान में, और रहनुमा बनते हैं उनके लिए जो सच ढूंढने आए हैं। यहाँ सिर्फ एक ही मज़हब है, हकीकत। हाँ, तो दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी जो एथिज़्म होता है वो क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखनी और आपको इंटरेस्ट जानने का कि एथिज़्म क्या होता है, इन सब चीज़ों का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बिलीफ और फेथ और नॉलेज के बीच में डिस्टिंक्शन भी करा है, उनको एक्सप्लेन भी करा है। तो अगर आप चाहते हैं उनके समझना तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे लॉजिक क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, रीजनिंग क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम आम तौर पे अगर हम किसी डिबेट में इंडल्ज हो रहे हैं या फिर किसी डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें अगर लॉजिक की बात आती है तो उसमें हमें उन सब की ज़रूरत पड़ती है, और ये भी चाहिए कि हमें उन सब की अच्छी-सी नॉलेज हो। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जितने भी जो बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्शंस होते हैं, लॉजिक से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, वो सारे एक्सप्लेन करूँ एकदम सिंपलर वे में, जिससे कि आज के बाद आपको कभी भी उन टॉपिक्स पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपने अपने डेली लाइफ में या फिर जब भी आप किसी से बातें कर रहे हैं, फिर डिबेट कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि आपकी ये जो बात है इलॉजिकल है, ये जो क्लेम है इलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये लॉजिकलेस है। तो आप ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिर लॉजिक क्या होता है और लॉजिकलेस या फिर इलॉजिकल होने का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो थ्रू विद डेफिनेशन। तो लॉजिक की जो डेफिनेशन होती है, द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक बेसिकली एक ऐसे मेथड्स को कहते हैं या फिर प्रिंसिपल्स को कहते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किस चीज में, जो हम रीजनिंग करते हैं वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो अभी रीजनिंग क्या होती है ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप लॉजिक से इतना समझिए कि लॉजिक एक टूल है, बेसिकली एक टूल है जिसकी सहायता से हम पता करते हैं कि जो हमने कोई रीजनिंग करी आखिर वो सही है या फिर गलत है। अगर लॉजिक ना हो तो हमारे पास कोई भी तरीका नहीं बचेगा ये बताने का कि हाँ भाई जो हमने रीजनिंग करी है, जो इन्फरेंस ड्रॉ करा है किसी भी प्रेमिसेस से, तो वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस लॉजिक को इतना समझ लीजिए कि ये एक टूल है जिसकी हेल्प से हम रीजनिंग को करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, ये क्या हो जो रीजनिंग है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ये पता करते हैं। तो अगर किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे ऐसा कोई नीड हो ऐड ऑन करने की मेरे साइड से। हाँ अनुनाकी, आपको कुछ जोड़ना है? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को जरूर देखें, इसको पूरा अंत तक स्किप ना करें। आपको जो है लॉजिक के हर एक चीज समझ में आने वाली है, और वीडियो में एंड तक बने रहें। जी आगे चलें। हाँ तो आगे चलते हैं। तो हाँ, तो पिछली बार पिछली जो लॉजिक के डेफिनेशन में एक वर्ड आता है रीजनिंग। तो आखिर रीजनिंग किस चिड़िया का नाम है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग आइडियाज इन ए थॉटफुल एंड लॉजिकल वे टू रीच ए कंक्लूजन। इट्स हाउ वी यूज व्हाट वी नो टू फिगर आउट व्हाट वी डोंट नो। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको पता होती है, हम उनका यूज करके ऐसी चीजों को पता करते हैं जो पहले हमें ना पता हो। और जो लॉजिक होता है वो हमें यही बताता है कि जो रीजनिंग हमने करी है ये सही या फिर गलत। तो रीजनिंग क्या होती है हम एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिए जरा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसका यूज करके हम कोई ऐसी चीज पता करें जिसकी नॉलेज हमें ना हो। और ये जो एंटायर प्रोसेस होती है इस चीज की, इसी को हम रीजनिंग कहते हैं। तो जैसे कि आप पहला एग्जांपल दे सकते हैं।
जैसे कि हमें पता है यू सी द ग्राउंड इज वेट, मतलब आपको पता है कि जो ग्राउंड है वो गीला है। अब आप इसके बेसिस पे क्या करते हैं, यू नो इट यूजुअली रेन्स व्हेन द ग्राउंड इज वेट। तो आपको पता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि जो ग्राउंड है वो तभी वेट यानी गीला होता है जब बारिश होती है। तो आप इससे क्या करते हैं, एक इन्फरेंस यानी कि अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई बारिश हुई होगी, इसीलिए जो जमीन है, जो ग्राउंड है वो गीली है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमें पहले पता क्या था, हमें पता था कि जो ग्राउंड है वो गीला है, हमें बारिश हुई है या फिर नहीं हुई है ये नहीं पता था। लेकिन हमने क्या करा, कुछ उस नॉलेज का कौन से नॉलेज की जो ग्राउंड है वो गीला है, उसका यूज करके हमने ये पता करा कि बारिश जो हुई है या फिर नहीं हुई है, मतलब ऐसी चीज का पता करा जो कि हमें पहले नहीं पता था। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, ऑल कैट्स आर एनिमल, टॉम इज ए कैट, कंक्लूजन टॉम इज एन एनिमल। तो इसमें देखो हमें पहले क्या पता है, हमें पता है कि जो ऑल कैट्स आर एनिमल्स, मतलब जितनी भी कैट्स होती हैं, बिल्लियां होती हैं, वो एनिमल्स यानी कि जानवर होती हैं। अब टॉम इज ए कैट, तो हमारे पास ये दूसरी नॉलेज क्या है, टॉम जो है वो भी क्या है, बिल्ली। तो हम इससे क्या करते हैं, एक अनुमान, एक इन्फ्रेंस निकालते हैं कि टॉम इज एन एनिमल। तो देखो हमें यहाँ पे दो चीजें पता थी, पहला तो जितनी भी बिल्लियां होती हैं वो एनिमल्स होती हैं, और दूसरा टॉम जो है वो एक बिल्ली है। हमें ये दो चीजें पता थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो टॉम है वो एनिमल है या फिर नहीं है। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी कि जो ऑल कैट्स आर एनिमल एंड टॉम इज ए कैट, इन दोनों का यूज करके हमने क्या पता लगाया कि जो टॉम है वो क्या है, एक एनिमल है, जो कि हमें पहले नहीं पता था। तो रीजनिंग का मतलब यही होता है कि जो चीजें हमें पहले पता है उसका यूज करके हम उस पे लॉजिक की हेल्प से क्या करें, कुछ ऐसा इन्फरेंस निकालें, ऐसी नॉलेज गेन करें जो कि हमें पहले ना पता थी। तो रीजनिंग यही पूरी प्रोसेस को कहते हैं, और लॉजिक जो होता है वही वही हमें बताता है कि जो हमने रीजनिंग करी, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने कई सारे कंक्लूजन्स निकाले हैं। ये जो कंक्लूजन्स निकले हैं आखिर ये सही है या फिर नहीं है, लॉजिक यही हमें बताता है। तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लॉजिक और रीजनिंग क्या होती है, और आपको समझ भी आ गया होगा। बाकी और किसी को ऐड ऑन करना है तो कर भी सकता है। तो जैसे कि अगर समरी में भी देख लें, समरी, रीजनिंग हेल्प अस मूव फ्रॉम नोन फैक्ट्स प्रेमिसेस टू नो न्यू नॉलेज कंक्लूजन। तो रीजनिंग क्या होती है कि हमें जो पहले पता, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि हमें जो चीजें पहले पता है उसका हमने यूज करा और हमने उससे कोई न्यू नॉलेज, कोई नया जो ज्ञान है वो प्राप्त किया। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम रीजनिंग कहते हैं। और जो लॉजिक होता है, लॉजिक गिव्स रीजनिंग ए प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड चेक्स इट्स करेक्टनेस। और लॉजिक क्या करता है, लॉजिक देखता है कि हाँ भाई जो रीजनिंग करी है हमने उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और वो जो आखिर जो रीजनिंग हमने करी है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो लॉजिक का ये रोल रहता है। तो आई थिंक मैंने कंक्लूड कर दिया है, तो अगर किसी और को ऐड ऑन करना है इन दोनों चीज़ों पे तो कर सकता है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्टेटमेंट। तो बेसिकली आप जब लॉजिक और रीजनिंग से डील कर रहे होंगे तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको ये टर्म फेस करना पड़ेगा। तो आपको स्टेटमेंट क्या होता है अगर ये पता है तो आपके लिए अच्छी बात होगी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट होते हैं, दोनों जो वर्ड होते हैं हम कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये इनका मीनिंग पता है, इसमें डिस्टिंक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन क्या होती है स्टेटमेंट की, ए प्रोपोजिशन व्हाट इज टिपिकली असर्टेड बाय ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट नॉट द सेंटेंस इटसेल्फ। तो जब हम क्या करते हैं, कोई एक सेंटेंस है, बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके थ्रू हम कुछ असर्ट करते हैं, कुछ रखते हैं अपनी बात एक सेंटेंस का यूज करके जो कि डिक्लेरेटिव होना चाहिए, तो वो क्या हो कहलाता है, एक स्टेटमेंट कहलाता है। और जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू होने का मतलब है कि या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर जो स्टेटमेंट है उसकी जो सेंटेंस है उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट इज हैपनिंग, तो ये जो क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, मतलब ये सही गलत नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको एक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं कराया जाएगा। तो स्टेटमेंट में ये याद रखना है कि ये बेसिकली एक सेंटेंस होता है जो कि डिक्लेरेटिव होता है और इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू होती है, मतलब या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जो ट्रूथ वैल्यू हो वो अननोन हो, मतलब हमें ना पता हो कि हाँ भाई जो स्टेटमेंट है उसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, लेकिन स्टिल उसकी ट्रूथ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए द स्काई इज ब्लू,
तो मतलब जो आसमान है वो नीला है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो बेसिकली ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू भी होगी, या तो आसमान नीला होगा या फिर नहीं होगा। तो देयरफॉर ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। जैसे अगला है 2 + 2 = 5। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि या तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैथमेटिक्स का, इसकी मतलब ये तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, मीन्स 2 + 2 = 5 होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी कोई ट्रुथ वैल्यू होती है, जिसके थ्रू हम कुछ असर्ट करते हैं, और ये बेसिकली लैंग्वेज से टाइड होता है। मतलब अगर हम सेम बात किसी और लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं तो डिफरेंट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे द स्काई इज ब्लू, ये एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आसमान नीला है, हालांकि दोनों के पीछे का जो मीनिंग है, जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, वो सेम है, लेकिन वो अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है व्हाट इज ए प्रोपोजिशन। तो बेसिकली प्रोपोजिशंस का तो यूज आप काफी ज्यादा केसेस में करते हैं, क्योंकि जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो हम लॉजिक और रीजनिंग के केस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और आप कई बार सुनते भी होंगे कि ये प्रोपोजिशन, वो प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन सही है और ये नहीं है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A statement what is typically asserted using a declarative sentence and hence always either true or false, although its truth or falsity may be unknown. तो जो स्टेटमेंट की तरह प्रोपोजिशन भी वो होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जो प्रोपोजिशन होती है बेसिकली सेंटेंस के पीछे का जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं। ये बेसिकली होता मतलब हम एक्सप्रेस तो सेंटेंस के थ्रू ही करेंगे, लेकिन प्रोपोजिशन का मीनिंग होता है जो उसके पीछे जो सेंटेंस हमने असर्ट करा है उसके पीछे का जो मीनिंग है। जैसे कि आपके नीचे एग्जांपल दिख रहे होंगे, स्नो इज वाइट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से है, और दूसरा बर्फ सफेद है। अब देखो यहाँ पे हमने दो अलग अलग लैंग्वेज से सेंटेंसेस यानी वाक्य लिए हैं, और दोनों जो वाक्य हैं, मैंने बताया था पिछली वाली स्लाइड में कि अगर लैंग्वेज बदल जाती है तो स्टेटमेंट चेंज होता है, लेकिन जो प्रोपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती है। क्योंकि प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करके कुछ असर्ट कर रहे हैं और उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू हो, और जो प्रोपोजिशन होती है उसके पीछे का जो मीनिंग होती है वो होती है। तो जैसे स्नो इज वाइट और बर्फ सफेद है, दोनों ही केसेस में हम सेम बात कर रहे हैं। हम बर्फ के सफेद होने की बात करें, यानी उसके पीछे का जो हमारा इंटेंशन, जो हम मीनिंग है उसके पीछे का, वो सेम है। तो बेसिकली अगर हम कितनी भी लैंग्वेज में अगर सेम जो मीनिंग है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो सेम प्रोपोजिशन होगी, लेकिन वो सेम स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट जो होता है वो लैंग्वेज से टाइड होता है, मतलब लैंग्वेज से जुड़ा होता है। अगर लैंग्वेज चेंज हो रही है तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी को कुछ ऐड ऑन करना है या फिर कोई भी अगर कंफ्यूजन हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने चार्ट बनाया जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला देखिए, जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो जिसके थ्रू हम किसी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और प्रोपोजिशन क्या होती है, द आइडिया और मीनिंग एक्सप्रेस्ड बाय द सेंटेंस। मतलब हम जब जो सेंटेंस होता है उसके पीछे का जो हमारा आइडिया या फिर जो मीनिंग होता है जो कि हम सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लैंग्वेज डिपेंडेंट। तो जो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है सॉरी, वो क्या होता है, लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है तो स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्रोपोजिशन है वो लैंग्वेज के चेंज होने से नहीं होती। जैसे मैंने बताया था स्नो इज वाइट एंड बर्फ सफेद है, तो मैंने क्या बताया था कि दोनों के पीछे का अगर मीनिंग सेम है तो प्रोपोजिशन सेम रहेगी। और दूसरा है ट्रुथ वैल्यू। तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो होनी चाहिए, मतलब स्टेटमेंट है वो भी ट्रू या फिर फॉल्स होगा, और जो प्रोपोजिशन है वो भी ट्रू या फिर फॉल्स होगी। तो एग्जाम्पल अपना आप देख ही सकते हैं, स्नो इज वाइट ये स्टेटमेंट है, द प्रोपोजिशन दैट स्नो इज वाइट। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है स्नो इज वाइट, इसके पीछे का जो मीनिंग होगा उसको हम बोलेंगे प्रोपोजिशन। किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज एन इन्फरेंस। मतलब इन्फरेंस क्या होता है, इन्फरेंस को हिंदी में हम अनुमान भी बोलते हैं।
तो इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए कंक्लूजन फ्रॉम वन और मोर प्रेमिसेस. इट कंसिस्ट्स ऑफ कंक्लूजन टुगेदर विद द प्रेमिसेस दैट सपोर्ट इट, एंड इट इज essentially the structure of an argument. To draw an inference means to accept a proposition as true based on the truth or assume truth or other propositions. तो इन्फरेंस को बेसिकली अनुमान बोलते हैं, और अनुमान आप अपने डेली लाइफ में कई बार ये वर्ड यूज भी करते हैं. तो इन्फरेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, बस हम जब कई जो प्रेमिसेस होती हैं उनके बेसिस पर कोई जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं, उसका जो कंक्लूजन निकलता है उसी को हम बोलते हैं इन्फरेंस. जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल है, ऑल ह्यूमंस नीड वाटर टू सर्वाइव. मतलब जितने भी इंसान हैं उनको जो सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए वाटर यानी पानी चाहिए. दूसरी प्रेमिस है जय इज ए ह्यूमन, यानी कि जो जय है वो क्या है? ह्यूमन, एक इंसान है. उससे इन्फरेंस क्या निकला? जय नीड्स वाटर टू सर्वाइव, मतलब जो जय है उसको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत है. तो यहाँ पे बेसिकली हमने दो प्रेमिसेस का यूज, प्रेमिसेस के बेसिस पे, प्रेमिसेस क्या होती हैं अभी मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अभी उस पे अपना दिमाग ना लगाएं. बस आप ये समझें कि हम जब प्रेमिसेस का यूज करके कोई भी जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं इन्फेरेंस. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इन्फेरेंस. और बेसिकली कई बार क्या होता है, हमें सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती हैं इन्फेरेंस और रीजनिंग में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. रीजनिंग का मतलब होता है एक पूरी प्रोसेस जिसमें हम जो नॉन फैक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है उससे जो न्यू नॉलेज है वो गेन कर दो, उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम रीजनिंग बोलते हैं. लेकिन इन्फेरेंस क्या होता है? उस रीजनिंग की प्रोसेस में जो हमने कंक्लूजन निकाला है, जो निष्कर्ष निकाला है, उसी को हम बोलते हैं इन्फेरेंस. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो हाँ, अगला हमारा पॉइंट है व्हाट इज एन आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट क्या होता है. और ये जो टर्म है ये तो आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और हर कोई यूज करता है. अगर वो डिबेट कर रहा है किसी से या फिर डिस्कशन भी कर रहा है, हम बार बार बोलते हैं कि मेरा ये आर्गुमेंट है, मैंने ये आर्गुमेंट डिबंक कर दिया. और अगर आप इनका यूज कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि आर्गुमेंट क्या होता है. तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं. तो एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस ऑफ विच वन द कंक्लूजन इज क्लेम टू बी सपोर्टेड बाय द अदर्स, द प्रेमिसेस, द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम प्रेमिसेस ऑफ द आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट क्या होता है? एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस. ठीक है, तो सबसे पहले आर्गुमेंट में पहली कंडीशन क्या है? ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस, यानी कि जो प्रोपोजिशंस होती हैं उसका समूह, मतलब उसमें दो या दो से अधिक जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो हो सकती है, उनका जो पूरा ग्रुप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रेमिसेस से क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. तो जब हम किसी भी कंक्लूजन, यानी कि जो हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, उस निष्कर्ष के सपोर्ट में जो हम प्रोपोजिशंस देते हैं, जो फैक्ट हम प्रेजेंट करते हैं, जो नॉलेज हम प्रेजेंट करते हैं प्रोपोजिशंस के रूप में, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रेमिसेस. और जो उससे जो हमने निष्कर्ष निकाला है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन. तो आर्गुमेंट क्या होता है? इन्हीं दोनों से मिलके बनता है. और हर किसी भी आर्गुमेंट में कम से कम दो प्रोपोजिशंस होती है. दो प्रोपोजिशन में एक प्रेमिस हो सकती है और दूसरा कंक्लूजन हो सकता है. और एक आर्गुमेंट में एक प्रेमिसेस से ज्यादा भी प्रेमिसेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर पर. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वही प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में प्रेमिसेस और कंक्लूजन टर्म का यूज करा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए. तो सबसे पहले प्रेमिसेस क्या होती हैं? डेफिनेशन: इन एन आर्गुमेंट द प्रोपोजिशंस अपॉन व्हिच द इन्फरेंस इज बेस्ड, द प्रोपोजिशन दैट आर क्लेम टू प्रोवाइड ग्राउंड्स और रीजंस फॉर द इन्फरेड कंक्लूजन. तो प्रेमिसेस क्या होती हैं? बेसिकली कोई भी जो आर्गुमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रोपोजिशंस का यूज करते हैं जो कि हमारे किसी क्लेम को या फिर जो हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट करती हैं, मतलब उसको ग्राउंड देती हैं कि हाँ भाई, ये जो हमने कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकाला, आखिर वो क्यों सही है, उसके सही होने के जो रीजंस क्या हैं. और रीजन के रूप में जो भी हम प्रोपोजिशंस देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रेमिसेस. और कंक्लूजन क्या होता है? And in any argument, the propositions to which the other proposition in the argument are claimed to give support or for which they are given as reasons. तो किसी भी जो आर्गुमेंट है उसमें एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है जिसके सपोर्ट में हम दूसरी प्रोपोजिशन देते हैं, वो बेसिकली वो प्रोपोजिशन क्या होती है? कंक्लूजन होती है. मतलब एक जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ए स्पैरो इज ए बर्ड,
स्पैरो हैज विंग्स, ये हमारा पूरा आर्गुमेंट है जिसमें 3 प्रोपोजिशंस हैं। पहली 2 प्रोपोजिशंस क्या हो रही हैं, जो हमारी सबसे नीचे वाली प्रोपोजिशन है ए स्पैरो हैज विंग्स, इसके सपोर्ट में है, इसको ग्राउंड दे रही हैं, तो देयरफॉर ये क्या होंगी, प्रेमिसेस होंगी। और ये जो प्रेमिसेस हैं जिस प्रोपोजिशन को सपोर्ट कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन क्या है, स्पैरो हैज विंग्स। तो प्रेमिसेस क्या हैं, जो कि किसी प्रोपोजिशंस को सपोर्ट करती हैं, और कंक्लूजन क्या होता है, जिस जिस प्रोपोजिशन के सपोर्ट में हम दूसरी जो प्रोपोजिशन है वो रखते हैं उसके रीजन के रूप में, तो वो कहलाती हैं प्रेमिसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो नेक्स्ट चीज है वैलिडिटी। तो जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें एक चीज आती है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी की डेफिनेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रेमिसेस एंड ए फास्ट कंक्लूजन, सच एन आर्गुमेंट इज सेड टू बी वैलिड। Validity is a formal characteristic. It applies only to arguments as distinguished from truth, which applies to propositions. अब वैलिडिटी क्या होता है, ये बेसिकली एक आर्गुमेंट का टाइप होता है जिसको हम डिडक्टिव आर्गुमेंट बोलते हैं। ये आर्गुमेंट क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वही जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है उसकी एक ऐसी विशेषता होती है जैसे कि उसमें जितनी भी प्रोमिसेस हैं अगर वो सही हैं तो उसका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स नहीं हो सकता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी भी आर्गुमेंट में ये सीन है कि हाँ भाई उसके जो जितने भी प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं और उसका जो कंक्लूजन तो फिर उसका जो कंक्लूजन होगा वो फॉल्स नहीं हो सकता है। और अगर कोई आर्गुमेंट ऐसा है जिसकी सारी प्रेमिसेस ट्रू हैं और जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है तो उस आर्गुमेंट को हम वैलिड बोलते हैं। लेकिन याद रखना, वैलिड जो टर्म है वो हम सिर्फ डिडक्टिव आर्गुमेंट के साथ यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट है जो कि डिडक्टिव आर्गुमेंट है और उसकी सारी प्रेमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है तो उस आर्गुमेंट को हम वैलिड आर्गुमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो वैलिड टर्म है हम किसी और दूसरे टाइप आर्गुमेंट के साथ यूज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, मैंने पहले एक्सप्लेन करा था कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं आखिर उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो आर्गुमेंट्स के अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स के आर्गुमेंट होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एबडक्टिव और एनालॉजिकल, बहुत सारे टाइप्स के आर्गुमेंट होते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो मेन टाइप्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट। बाकी सारे जो आर्गुमेंट्स होते हैं इन्हीं के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो आर्गुमेंट होगा या तो डिडक्टिव में फॉल करेगा, डिडक्टिव की कैटेगरी में, या फिर इंडक्टिव की कैटेगरी में। बेसिकली ये मेन टाइप्स होते हैं, बाकी सारे जो आर्गुमेंट्स होते हैं हम कह सकते हैं कि वो इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ही टाइप लिए हैं। बाकी अब अगर आप सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे या फिर किसी सोर्स में देख रहे हैं तो आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ मैंने 2 ही आर्गुमेंट के टाइप्स बताए थे और आपको वहाँ बहुत सारे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है one of the 2 major types of argument traditionally distinguished, the other being the inductive argument. A deductive argument claims that its conclusion follows from its premises with absolute necessity. If its conclusion does follow necessarily from its premises, it is valid. If not, it is invalid. तो डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, एक ऐसा आर्गुमेंट जिसमें कहा जाता है कि अगर उसकी सारी प्रेमिसेस ट्रू हैं तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो नेसेसरीली ट्रू होगा, मतलब कोई भी चांस नहीं है कि वो जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो। अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं दैट मींस जो उसका कंक्लूजन है वो भी ट्रू होगा। इस टाइप के जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। और यही जो आर्गुमेंट होता है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हम इसको वैलिड या फिर इनवैलिड बोल सकते हैं, जो कि मैंने इसके पहले की स्लाइड में एक्सप्लेन करा था। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल मेन आर मॉर्टल, दूसरी प्रेमिस है सोक्रेटिस इज ए मैन, कंक्लूजन है सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया गया है अगर इसकी जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो नेसेसरीली ट्रू होगा, मतलब कंक्लूजन किसी भी केस में फॉल्स नहीं हो सकता है अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं। तो इस टाइप के जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एन इंडक्टिव आर्गुमेंट क्लेम्स दैट इट्स प्रेमिसेस गिव्स ओनली सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी बट नॉट सर्टेनिटी टू इट्स कंक्लूजन। मतलब एक ऐसा आर्गुमेंट जिसमें क्या होता है जो प्रेमिसेस होती हैं वो कंक्लूजन के सही होने की जो डिग्री होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है। यानी कि कोई भी जैसे कंक्लूजन हमने निकाला, जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है एवरी स्वान आई हैव सीन इज वाइट, यानी कि जितने भी स्वान मैंने देखे हैं वो सभी सफेद है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑल स्वान्स आर प्रोबेबली वाइट। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करा प्रोबेबली। इसका मतलब क्या है कि हमें 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं पता है कि हाँ जितने भी स्वान होते हैं वो वाइट होंगे, क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखे हैं कोई दूसरे कलर के स्वान। तो इसकी कोई ये गारंटी तो नहीं देता ना कि मैं फ्यूचर में भी कोई ऐसा स्वान ना देखूं कि हाँ जो कि व्हाइट के अलावा कोई दूसरे कलर का हो। तो जिस दिन भी मैंने व्हाइट के अलावा दूसरे कलर का स्वान देख लिया तो उसमें क्या होगा, जो कंक्लूजन हमने निकाला है कि ऑल स्वान्स आर व्हाइट, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसके जो केसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे रिलाई भी करना पड़ता है, और ये जो रीजनिंग होती है अपनी डेली लाइफ में आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हमने देखा कि ज़मीन जो है वो गीली है, और हमने क्या अनुमान लगाया कि क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब हमने एक्सपीरियंस करा था पास्ट में कि जब भी बारिश होती है तो ज़मीन गीली होती है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ज़मीन है वो क्या गीली इसलिए है क्योंकि बारिश हुई थी। अब लेकिन ये ज़रूरी तो है नहीं, हो सकता है कि हाँ किसी टैंकर वाले ने कोई टैंकर वाला आया और मेरे पूरे इलाके में पानी चढ़ के चला गया हो। तो इनमें क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है उसके ट्रू होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो कंक्लूजन होता है वो फॉल्स भी हो सकता है। तो यही मेन डिफरेंस है डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गुमेंट में। डिडक्टिव में क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है उस अगर उसमें प्रेमिसेस सही हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, उसके फॉल्स होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। लेकिन इंडक्टिव में जो कंक्लूजन क्या होता है, वो बोला ही जाता है कि हाँ भाई उसके ट्रू होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन उसमें ये नहीं बोला था कि हाँ जो कंक्लूजन निकला है वो ट्रू ही है या फिर फॉल्स ही है। बस हम वहाँ पे संभावना की बात करते हैं। तो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो आज के प्रेजेंटेशन में मैंने जो वेरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉजिक और आर्गुमेंट से रिलेटेड वो सारे बता दिए हैं। तो अभी मैं एक समरी दे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा-सा रिकॉल करने में हेल्प हो जाए कि मैंने क्या-क्या बताया है। तो सबसे पहले लॉजिक के मैंने बताया, लॉजिक गिव्स अस टूल्स टू इवैल्यूएट आर्गुमेंट्स। तो बेसिकली लॉजिक की सहायता से हम पता करते हैं जो रीजनिंग है, बेसिकली जो हमने आर्गुमेंट दिया है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। और दूसरा रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग इज द एक्ट ऑफ थिंकिंग थिंग्स थ्रू। मतलब ये एक बेसिकली एक थिंकिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्स हमें पहले से पता है यानी कि जो नॉन फैक्ट्स हैं उससे हम अननोन फैक्ट्स का पता करते हैं। तो बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस ही होती है, और क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास होती है, बेसिकली जो जानवर वगैरह होते हैं उसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें हाँ ये कैपेसिटी होती है लेकिन वो ना के बराबर होती है। अगला स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक्सप्रेस प्रोपोजिशन विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली एक्सप्रेस क्या करता है, एक प्रोपोजिशन को एक्सप्रेस करता है जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है जो कि यानी ट्रू या फिर फॉल्स होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। आर्गुमेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोपोजिशन होता है जिसमें कम से कम एक प्रेमिस होती है और एक कंक्लूजन होता है। प्रेमिसेस एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन कंक्लूजन एक ही होता है अगर वो कंपाउंड आर्गुमेंट नहीं है तो। इन्फरेंस क्या होता है, इन्फरेंस इज द मेंटल स्टेप फ्रॉम प्रेमिसेस टू कंक्लूजन। इन्फरेंस क्या होता है, जब मेंटली कोई चीज इन्फर कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, मतलब उसका जो हमारे पास पहले से नॉलेज थी उसके बेसिस पे कोई भी अनुमान लगाया, कोई भी निष्कर्ष निकाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फरेंस। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी चेक्स वेदर द आर्गुमेंट स्ट्रक्चर इंश्योर द कंक्लूजन मस्ट फॉलो। तो वैलिडिटी की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो बेसिकली जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही है या फिर नहीं है। अगर हमें ये पता कर सकते हैं कि जो आर्गुमेंट के अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो उससे हमें वैलिडिटी की हेल्प से पता चल जाता है कि वो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा। अगला है आर्गुमेंट्स कैन बी डिडक्टिव सर्टेन और इनडिडक्टिव। यानी कि तो आर्गुमेंट जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है वो सर्टेन होता है, मतलब उसके फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी वहां पे, मतलब जो फॉल्स होने की संभावना जरा सी भी नहीं होती। अगर कंक्लूजन निकला है कि वो ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर कंक्लूजन निकला है कि वो फॉल्स है तो फॉल्स होगा, वहां पे कोई भी और संभावना नहीं होती है। लेकिन जो इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होते हैं, ये प्रोबेबल होते हैं, यानी इसमें जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो बेसिकली प्रोबेबल होता है, यानी उसके ट्रू होने की संभावना होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका जो कंक्लूजन है वो ट्रू ही हो। तो आई होप आप सभी को अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, या फिर आपको आपके मन में कोई सजेशन है जिसमें आप बताना चाहें कि हमें नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनानी है, आप उसके बारे में भी कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चीज़ें सीखी इस वीडियो से आपके दोस्त या फिर कोई और भी सीख सके तो आप उसके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो साथ बैठे पैनलिस्ट हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो
जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने काफी अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि लॉजिक क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग। जब हम कहीं किसी भी डिबेट में या डिस्कशन में जाते हैं तो वहाँ पे हम किस तरह से अपने आर्गुमेंट को रखते हैं, और उसमें जो प्रोपोजिशंस और प्रेमिसेस, कंक्लूजन, ये सब क्या होता है, ये सब आज आपको बहुत अच्छे से हमारे भाई ने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये अगर आप इस पूरे वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर किसी भी डिबेट में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसको 1 से 2 बार, 1 या 2 बार से ज़्यादा देखें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। बस यही मैं कहना चाहूँगा, अब आप बोलें। मैं यही कहूँगा कि ये जो टॉपिक जो आज का था, ये जो है मतलब आप कभी किसी से डिस्कशंस करने पे जाएंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ इलेबरेट करने लायक था तो नहीं, बट ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यही सब चीज़ें आपको आगे जाके डिस्कशंस में हेल्प करेंगी। हम आगे और भी मतलब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग हमको डिस्कशंस में ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग जब ज्वाइन करें तो आज जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा जब आप हमसे बात करने आएंगे डिस्कशन। मैं तो यही कहूँगा, उसके आगे आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि वर्थ इट था आज का सेशन और आपको कुछ नया सीखने को मिला।